नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई। बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI शुरू की। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई। एंजल टैक्स समाप्त करने से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बदल जाएगा। इससे निवेश के लिए ज्यादा मजबूत और अनुकूल परिवेश बनेगा। बजटीय घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एंजल टैक्स क्या है। एंजल टैक्स को वित्त अधिनियम 2012 के तहत साल 2012 में पेश किया गया था। ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) के अंतर्गत आता है और साथ ही ये टैक्स अनलिस्टेड कंपनीज यानी गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। इसके तहत स्टार्टअप का उचित बाजार मूल्य यानी फेयर मार्केट वैल्यू और उसके द्वारा जुटाई गई राशि के बीच के अंतर को आय यानी इनकम माना जाता है और अतिरिक्त आय पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और वो एंजल इन्वेस्टर्स से 1.5 करोड़ रुपए जुटाती है तो 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि पर कर लगेगा। इसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू खुले बाजार में किसी परिसंपत्ति को बेचने या खरीदने के लिए निर्धारित मूल्य होता है। अतिरिक्त राशि को आय के रूप में माना जाता है और उस पर 30.9% की दर से कर लगाया जाता है। इस एंजल टैक्स का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना और कर से बचने पर रोक लगाना है। एंजल टैक्स को समाप्त करने के कुछ कारण भी हैं, जैसे कि इसे समाप्त करने से स्टार्टअप्स पर नियमों के पालन के बोझ को कम किया जा सकेगा। इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो मूल्यांकन अधिकारी उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF पद्धति का उपयोग करता है। इस पद्धति को स्टार्टअप्स के लिए प्रतिकूल माना जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्यूचर में अनुमानित नकद प्राप्ति को कम करके निवेश का मूल्यांकन करता है। यह भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कम करता है और साथ ही एंजल टैक्स को खत्म करना सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप भी है। खबर के आखिर में स्टार्टअप इंडिया पहल के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पहल को 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था उद्यमियों का समर्थन करना, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना और भारत को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले उद्यमियों के देश के रूप में प्रस्तुत करना है। इसका कार्यान्वयन भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा किया जा रहा है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर्स विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। यह घोषणा भारत की परमाणु नीति में ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति नहीं देता है। गौरतलब है कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है, अर्थात देश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि भारत स्मॉल रिएक्टर्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR से अवधारणात्मक रूप से अलग होंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कारखाने में निर्मित और आसानी से असेंबल किए जाने वाले रिएक्टर्स से जुड़ी एक पूरी तरह से नई अवधारणा है। इनके विपरीत भारत स्मॉल रिएक्टर्स भारत की मौजूदा दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक पर आधारित है।
इसके अलावा बीएसआर भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के योगदान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का वर्तमान हिस्सा मात्र 1.6% है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR के बारे में बात करें तो ये उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं। इनकी प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। वैश्विक स्तर पर 80 से अधिक SMR डिजाइन और कॉन्सेप्ट्स हैं और उनमें से अधिकतर विकास के अलग अलग चरणों में हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR का क्या महत्व है ये समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार इन रिएक्टर्स को ईंधन की कम आवश्यकता होती है। बार बार रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक 3 से 7 साल में एक बार रिफ्यूलिंग की जाती है। इनके विपरीत पारंपरिक रिएक्टर्स की 1 से 2 साल में रिफ्यूलिंग की जाती है। इसके साथ ही इन रिएक्टर्स का निर्माण जल्द हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि SMR की पूर्व निर्मित यूनिट्स का विनिर्माण कहीं और करके उनकी शिपिंग की जा सकती है और उन्हें स्थापना स्थल पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा ये पर्यावरण में रेडियोधर्मी विकिरणों के असुरक्षित उत्सर्जन की संभावना को खत्म करते हैं या उसे काफी कम कर देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर्स को सफल सिद्ध हुए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इन मंदिरों को वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में बदलना है। चलिए इसी के साथ विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के बारे में विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले विष्णुपद मंदिर के बारे में जान लेते हैं। यह मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो विष्णुपद मंदिर 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि गयासुर राक्षस पर एक शिला रखकर भगवान विष्णु ने उसे अपने पैरों से दबाया था। शिला पर उसी चरण चिन्ह को विष्णुपद कहा जाता है। पितृपक्ष के अवसर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। अब बात करते हैं महाबोधि मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। बौद्ध परंपरा के अनुसार यहीं पर बोधि यानी पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक ने यहाँ पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पहला मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की वेदिका यानी रेलिंग 100 ईसा पूर्व के मौर्योत्तर काल की है और यहाँ की कई मूर्तियां पाल शासन काल की भी हैं। वर्तमान मंदिर 5वीं से 6ठी शताब्दी का है। वहीं औपनिवेशिक काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। इसके डिजाइन को देखें तो इस मंदिर का निर्माण ना तो पूरे तरीके से नागर शैली में हुआ है और ना ही पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली में हुआ है। वास्तव में ये नागर शैली में निर्मित मंदिर की तरह ऊपर की ओर संकरा है, लेकिन इसके शिखर नागर शैली की तरह भीतर की ओर से घुमावदार नहीं है। इसके शिखर वास्तव में द्रविड़ शैली के विमान की तरह है। भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं। ये उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और उत्तर और दक्षिण की मिश्रित वेसर शैली है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया है। आखिर में बौद्ध स्थापत्य कला के उदाहरण को भी समझते हैं। पहला है स्तूप। ये गुंबद के आकार की संरचना होती है। इसमें बुद्ध के अवशेष या अन्य पवित्र वस्तुएं सुरक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए सांची स्तूप। दूसरा है चैत्य। ये बौद्ध उपासना सभा कक्ष है, जैसे कि महाराष्ट्र का कार्ले चैत्य गृह। और तीसरा है विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय का महाविहार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी शत्रु मिसाइल हमले के खतरे को रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करेगा। यह इंटरसेप्टर आने वाली मिसाइलों को मार गिराएगा और उन्हें नष्ट कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण में एयर डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का
सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस उड़ान परीक्षण के दौरान 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शत्रु बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। परीक्षण के दौरान लक्षित मिसाइल को एक दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के प्रारूप के तौर पर प्रक्षेपित किया गया था। भूमि व समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली के रडारों द्वारा इस टारगेट का पता लगा लिया गया था। फिर इसे नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया था। इसके साथ ही उड़ान परीक्षण के दौरान परीक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। इस परीक्षण ने भारत की पूर्ण नेटवर्क केंद्रित युद्ध हथियार प्रणाली की क्षमता की पुष्टि की है। नेटवर्क केंद्रित युद्ध हथियार प्रणाली में लंबी दूरी के सेंसर्स, निम्न लेटेंसी यानी कम देरी वाली संचार प्रणाली और मिशन कंट्रोल सेंटर तथा एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। अब भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य देश को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए अलग अलग परतों वाली मिसाइल शील्ड तैनात करना है। BMD 2 चरणों वाला सिस्टम है। BMD का पहला चरण शत्रु देशों की 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोक सकता है। इस प्रणाली को पहले ही तैनात किया जा चुका है। इस प्रणाली में शामिल है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD मिसाइल। यह 50 से 80 किलोमीटर रेंज वाली एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है। गौरतलब है कि एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइलें ऐसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर शत्रु बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को विफल कर सकती है। इसके अलावा एडवांस्ड एरिया डिफेंस यानी AAD मिसाइल, यह 15 से 30 किलोमीटर रेंज वाली एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल प्रणाली है। एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर ही कार्य करती है। BMD के दूसरे चरण के बारे में बात करें तो इसमें AD1 और AD2 नामक 2 मिसाइलें शामिल हैं। नवंबर 2022 में DRDO ने लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल AD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI शुरू की। इस पहल का लक्ष्य इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 पर आधारित प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों CET में सहयोग बढ़ाना है। इस पहल का समन्वय दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA करेंगे। ये पहल सार्थक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा इस रोड मैप के तहत दोनों देश कुछ नई द्विपक्षीय पहलें भी शुरू करेंगे जो दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि में सरकारी संस्थाओं, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर्स, इंडस्ट्री और साथ ही शिक्षाविदों के बीच सहयोग में तेजी लाने पर केंद्रित होगी। चलिए अब ये समझते हैं कि भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला कारण है सामरिक सहयोग। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीतियों को लेकर चिंतित है। दूसरा कारण है रक्षा सहयोग। यूनाइटेड किंगडम रक्षा प्रौद्योगिकी के सह विकास और भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों के बीच थल सेना के अजय, वॉरियर और नौसेना के कोंकण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इनके अलावा दोनों देशों की वायु सेनाएं कोबरा वॉरियर नामक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में भी हिस्सा लेती है। तीसरा कारण है व्यापार और निवेश। एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ETP के तहत इन दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर भी वार्ता चल रही है। इंडिया यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज पहल भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का समर्थन करती है। और चौथा है असैन्य परमाणु सहयोग। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी साझा करने का संकल्प किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी को साझा किया हुआ है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 5 विशेष एजेंसियों ने तैयार की है। ये एजेंसियां हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट की थीम भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए
वित्त पोषण पर केंद्रित है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्त पोषण को मापने की नई परिभाषा एवं पद्धति की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा वित्त पोषण को मापने की कई परिभाषाएं मौजूद है। इसके चलते कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कई क्षेत्र वित्त पोषण से वंचित रह जाते हैं या उन्हें कम वित्त पोषण प्राप्त होता है। संस्थानों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है और प्रगति पर नजर रखने में समस्या आती है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण की एक नई परिभाषा दी गई है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के उपयोग को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वित्त पोषण के रूप में परिभाषित किया गया है। इन संसाधनों में घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पौष्टिक एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उस तक पहुंच, उपयोग और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य जोखिमों को सहने की कृषि खाद्य प्रणालियों की क्षमता को मजबूत करना भी है। खबर में आगे बढ़ते हैं और वित्त पोषण में वर्तमान कमी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कृषि पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय बहुत कम है। निम्न आय वाले देशों यानी LIC और निम्न मध्यम आय वाले देशों यानी LMIC में प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि भी नहीं हो रही है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण पर आधिकारिक विकास सहायता और अन्य सरकारी व्यय का 1/4 से भी कम हिस्सा व्यय किया जाता है। साथ ही दानी उद्योगपतियों या संस्थाओं की प्राथमिकता में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए दान करना शामिल नहीं है। खबर के अंत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विश्व के देश सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 यानी जीरो हंगर को प्राप्त करने की राह से बहुत दूर है। इसके अलावा 2023 में विश्व में 11 में से 1 व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। साथ ही 2023 में 713 से 757 मिलियन लोगों के अल्प पोषित होने का अनुमान लगाया गया था। ऐसा अनुमान है कि 2023 में 28.9% वैश्विक आबादी सामान्य या गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रही थी। बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अवसंरचना विकास और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रहने के आरोपी लोगों के आश्रय के अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया है। आश्रय का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह निवास करने और बस जाने के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल जगत में निजता की रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने के अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। इसे डेटा मिटाने का अधिकार यानी राइट टू इरेजर भी कहा जाता है। यह वास्तव में संगठनों द्वारा लोगों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से पहले उनसे अनुमति लेने के उनके अधिकार से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति ने नियम 267 के दुरुपयोग पर चिंता प्रकट की है। ये नियम दिन भर के लिए सूचीबद्ध मामलों को स्थगित करके किसी तत्कालिक जरूरी मामले पर चर्चा करने से संबंधित है। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर 300 आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कृत्रिम भित्तियां स्थापित की गई हैं। ये वास्तव में प्राकृतिक पर्यावास को फिर से स्थापित करने या पुराने पर्यावासों को मजबूत बनाने, उत्पादकता बढ़ाने तथा पर्यावास को अनुकूल बनाने सहित जलीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग है। एक अध्ययन में पाया गया है कि लद्दाख में मैग्नेटोफॉसिल युक्त रॉक वार्निश अंतरिक्ष में रहने योग्य वातावरण की पहचान करने में मदद कर सकती है। मैग्नेटोफॉसिल्स MTB द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष है। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया व्यापक, गतिशील और विविध प्रोकैरियोट्स है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 13,100 फीट की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन खोजी है। एक अध्ययन के अनुसार इसकी उत्पत्ति समुद्र नितल पर मौजूद मेटेलिक नोड्यूल्स द्वारा होती है। ये खोज सिद्ध करती है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के अलावा ऑक्सीजन उत्पत्ति का एक और स्रोत है।
नागालैंड के कुछ लघु किसान प्लास्टिक की जगह कसावा स्टार्च से बने बायोप्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बायोप्लास्टिक बाद में खाद बन जाते हैं। बायोप्लास्टिक जैव आधारित पॉलीमर है। इसका उत्पादन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति तेल सहित नवीकरणीय संसाधनों से किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू धन अंतरण के लिए संशोधित फ्रेमवर्क की समीक्षा की है। घरेलू धन अंतरण DMT फ्रेमवर्क 2011 में पेश किया गया था। RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इस फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। बोलीविया मर्कोसुर का पूर्ण सदस्य बन गया है। ये लैटिन अमेरिका में दक्षिणी साझा बाजार यानी साउदर्न कॉमन मार्केट है। मर्कोसुर इसका स्पेनिश में संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1991 में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे ने मिलकर की थी। बाद में वेनेजुएला भी इसमें शामिल हो गया था। कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में अवस्थित है। ये मंदिर हर साल श्रीशैलम बांध के बैक वाटर में डूब जाता है। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।